हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो दिसंबर 2023 में जो आपका नेट का एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड हम जो है स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें जो है इस पेपर की तैयारी करनी है, क्या क्या हमें स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है। और कुछ जो बेसिक क्वेश्चन से हम डील करेंगे इस वीडियो में वो ये है कि अगर आपका बार बार नेट हो रहा है और आपको जेआरएफ तक पहुंचना है, जैसे आपका 3-4 बार नेट हो चुका है या 2 बार नेट हो चुका है, तो और फिर जेआरएफ तक नहीं पहुंचा जा रहा है, तो उसके लिए पहुंचने की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है वो। दूसरा है कि हम सिलेबस कैसे करें हमारा कवर, क्या हमारा जो 2 महीने में 3 महीने में कितने टाइम में हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए, कौन से नोट्स कौन सी बुक्स हमारे लिए सफिशिएंट है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है पेपर के लिए, नेसेसरी है कोचिंग, या बिना कोचिंग के भी हम जो है हमारा नेट जेआरएफ कर सकते हैं। और तीसरा है कि प्रिपरेशन तो अच्छी है, प्रिपरेशन तो हम बहुत अच्छे कर लेते हैं। मॉक टेस्ट जब हम करते हैं, टेस्ट सीरीज़ देते हैं, वो सारी अच्छे से हो जाती है, लेकिन एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाता। एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास टाइम कम बचता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं पता है, या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो वो सब कैसे डील करना है उन सब से, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है सुकौशल, ठीक है। और आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको जो सिलेबस है कॉमर्स का, सेकंड पेपर का और फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए, कॉमर्स की एग्ज़ाम की, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो सिलेबस है वो है ये, वैसे ये पॉइंट्स है, ये मैंने ये किया है कि आप किस तरीके से टाइम टेबल बना के कितने कितने दिन में किन किन बुक्स में से आप कर सकते हो सिलेबस आपका कवर। आपकी यूनिट्स हैं, आपको सिलेबस में ही दिखा देते हैं ये यूनिट्स। ये देखिए, जो ये है आपका कॉमर्स का सिलेबस है। कॉमर्स के सिलेबस में आपकी ये 10 यूनिट्स हैं, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस ये फर्स्ट यूनिट है, और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपकी सेकंड यूनिट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स थर्ड, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके एक में ही हैं। और इसके अलावा बैंकिंग, मार्केटिंग, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट प्लानिंग, ये कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, ये आपके का जो है सिलेबस की 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। ये इनका डिटेल सिलेबस है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। देखो, इतना ज़्यादा जो चीज़ें आपने एमकॉम में अपने मास्टर्स में जो सब्जेक्ट्स, आप अगर आपने ये बिजनेस एनवायरनमेंट अपने मास्टर्स में पढ़ा होगा तो लगभग वही सिलेबस है, बस कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, बस इतना ही है। ज़्यादा तो वैसे मैक्सिमम केसेस में कम ही है, मतलब कम होने के चांसेस इन जो आपने एमकॉम में पढ़ा है उससे थोड़ा बहुत कम ही होगा इन यूनिट्स में, क्योंकि इनमें मर्ज कर दिए आपके 2 सब्जेक्ट, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें मर्ज कर दिया है, पर आपको ज़्यादा के हिसाब से पढ़ना है। तो अब किस किस बुक्स में से आपको कैसे तैयारी करनी है। देखो, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट आप अपनी बीकॉम एमकॉम की बुक्स में से कर सकते हो, ठीक है। आप अपना जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो बीकॉम एमकॉम की बुक्स में से कर सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस भी आपके एमकॉम में सब्जेक्ट होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है एमकॉम का एक सब्जेक्ट, इंटरनेशनल बिजनेस, तो आप इसको वहाँ से भी कवर कर सकते हो। आपके पास अगर इन केस आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हो, कोचिंग नहीं ले रहे हो, तो उस केस में मैं आपको ये सारे बता रही हूँ कि आप इन बुक्स से कर सकते हो। अगर आपके पास जो अकाउंटिंग जो है वो आप अपनी 11th 12th और बीकॉम की जो बुक है वो अकाउंटिंग के लिए सफिशिएंट है, आप वहाँ से कर सकते हो। ऑडिटिंग के लिए भी आपकी बीकॉम में ऑडिटिंग का एक सब्जेक्ट होता है, किसी का एमकॉम में भी होता है ये ऑडिटिंग सब्जेक्ट, तो वहाँ से भी आप ये सिलेबस जो ये सब्जेक्ट है जो वो कवर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स भी आप अपने यही अभी तक जो 11th से लेके एमकॉम तक आपने इकोनॉमिक्स की जो बुक्स पढ़ी है वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। जो स्टैट है, स्टैट जो ये स्टैट वाली यूनिट है, इसमें आपके 2 सब्जेक्ट हैं, स्टैट एंड रिसर्च। जो स्टैट है उसको आप अपनी बीकॉम एमकॉम की बुक्स में से कर सकते हो, लेकिन जो रिसर्च है उसको आपको ये CR कोठारी की बुक होगी, वहाँ से बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत सिंपल सी चीज, मतलब एक्सप्लेनेशन है इसमें CR कोठारी की बुक में, आप रिसर्च को बहुत अच्छे से कर सकते हो इस बुक में से, ठीक है। और इसमें जैसे वैसे तो बहुत ज़्यादा वाइड में भी है चीज़ें, बहुत
सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है CR कोठारी की बुक में। पर आपके सिलेबस में जो मेंशन है रिसर्च के पॉइंट्स, सिर्फ वो पॉइंट्स आपके लिए सफिशिएंट है करने इस CR कोठारी की बुक में से, ठीक है। आपको कोई भी बुक, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे फिलिप कोटलर है, ये CR कोठारी है, तो आपको ये पूरी बुक्स नहीं पढ़नी कंप्लीट, आपको सिर्फ सिलेबस कवर करना अपने सिलेबस में जो आपके पॉइंट्स हैं गिवन है, जो भी टॉपिक्स गिवन है वो टॉपिक्स आपको अपनी इन यूनिट्स में से करने हैं, ठीक है। कंप्लीट बुक नहीं पढ़नी है। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट जो है मार्केटिंग आपको मस्ट है ये फिलिप कोटलर से ही करनी है। अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको ये इंश्योर करना है कि क्या ये फिलिप कोटलर से ही करवा रहे हैं। बोलते तो सारे हैं कि हम फिलिप कोटलर से ही हमने अपना सिलेबस तैयार किया है, ये है वो है, पर आपको ये अगर हो सके पॉसिबल तो आप ये बुक ही खरीद लें और इसमें से ही करें, क्योंकि जो आपका मार्केटिंग और एक ये जो HRM है, इसमें से ही बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं बाकी यूनिट्स के, वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, इनके थोड़े से आपको घुमा के पूछेंगे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको मार्केटिंग और मैनेजमेंट ही है, ये आपको इन्हीं बुक्स में से करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है लीगल एस्पेक्ट, ये भी आप अपनी BCom MCom की जो बिजनेस लॉ की, कंपनी लॉ की जो बुक्स हैं, उनसे आपका कवर हो जाएगी, लगभग सारे एक्ट ही कवर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत जो बचेगा वो आप यूट्यूब वगैरह से कर सकते हो। फाइनेंस जो है वो आप IM पांडे की बुक से, और आपकी BCom MCom में भी या कोई फाइनेंस की बुक है तो वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन IM पांडे जो है ये बेस्ट है, इसमें आपका लगभग सारा हो जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंस भी जो है आपका इसमें फाइनेंस की यूनिट में, वो भी सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स जो है वो आप अपनी BCom की MCom की में जो भी बुक थी आपकी लेटेस्ट, अभी जो रिसेंट जो एक्ट है इनकम टैक्स का लो, जो वो है रिसेंट ईयर का, तो उसमें से आप ये अपना इनकम टैक्स कर सकते हो, BCom की बुक्स सफिशिएंट है। मैनेजमेंट और HR है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, जैसे मार्केटिंग की इंपॉर्टेंट यूनिट बताया मैंने। ये आपको अश्वत्थापा, VSP राव या रॉबिन्स, या वैसे तो इन तीनों को मिला के आपका, इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा आपको सिलेबस मिल जाएगा, पूरी एक बुक में से आपको किसी में का भी सिलेबस नहीं मिलेगा, कुछ एक पॉइंट्स रह जाएंगे जो आपको दूसरी बुक में से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप वैसे VSP राव में मैक्सिमम मिल जाएगी चीज़ें, कुछ एक चीज़ें जो इसमें नहीं मिलेगी वो अश्वत्थापा में मिल जाएगी, या फिर रॉबिन्स की जो बुक है ये भी अगर आपके पास है अवेलेबल तो इसमें से भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बैंकिंग के लिए जो है ये है भारती पाठक की बुक है, इसमें पूरा कंप्लीट बैंकिंग है, बैंकिंग का जो भी सिलेबस है आप ये सारा यहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा जो करंट अफेयर होते हैं ना बैंकिंग के, वो आते हैं कुछ थोड़े से, तो वो आप यूट्यूब वीडियो से करंट अफेयर जो बैंकिंग के लिए होती है स्पेसिफिकली, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी बुक्स कि आप इन बुक्स से कर सकते हो। अब आप अपनी तैयारी करोगे कैसे स्टार्ट, देखो ये हमने है ना सेकंड पेपर के लिए भी और फर्स्ट पेपर के लिए भी बिल्कुल सिलेबस वाइज कि आपको ऐसे ये सिलेबस है और ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ बताया आपको, यूनिट वाइज एनालिसिस है वीडियो में। ये वीडियो का लिंक है, ये आपको ये जो PDF है जिसमें से मैं ये करवा रही हूँ, ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का ये लिंक मिल जाएगा, जो पेपर 2 के लिए स्टेप वाइज प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, सिर्फ पेपर 2 के लिए पर्टिकुलर, कि जैसे ये क्वेश्चन आया तो आपको इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, इन क्वेश्चंस में जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें आपको कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बताया आपको, आप ये सुनना। और ये सुनने के बाद आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट आपको UGC की साइट पे, ये लिंक है यहाँ पे गिवन, इस लिंक पे आपको मिल जाएगा। आप एक बार वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करके देखना जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो, ताकि आपको ये पता चले कि किस यूनिट में आप थोड़े वीक ज़्यादा हो, और उस हिसाब से फिर आप अपने यूनिट्स को डिवाइड कर सकते हो कि इस यूनिट पे मेरे को इतने दिन लगेंगे, क्योंकि टाइम टेबल बनाना मस्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको पहले टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। तो जब वो टाइम टेबल बनाओगे तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी यूनिट जो है आपकी वीक है, कौन सी यूनिट में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो कौन सी यूनिट आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कम टाइम दोगे, और जो यूनिट आपकी थोड़ी सी आपको कम आती है, उसमें सिलेबस आपका कम है, आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में, तो उसको आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इन सब का पता कैसे चलेगा, पहले एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करके देखोगे तब पता चलेगा ना। वैसे सारे बोलते हैं कि नहीं पहले हम सिलेबस तो कर ले उसके बाद में मॉक टेस्ट करेंगे, लेकिन एक मॉक टेस्ट आपको पहले करना चाहिए, और ये मॉक टेस्ट आपको जो NTA की ही वेबसाइट है, UGC नेट NTA की जो ये वेबसाइट है, इस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये करना है आपको। उसके बाद आप अपना ये टाइम टेबल बनाओगे ऐसे, ये मैंने एग्जांपल दिया कि 4 दिन में जैसे आपने ये करना है कवर,
अगले 4 दिन में ये करना है, या आप इसको 3 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। मेरे जो मानना है उसमें ये है कि अगर आप 5 से ज़्यादा लगाते हो ना किसी सब्जेक्ट में, या 5 से 7 कर सकते हो मैक्सिमम, अगर आप इससे ज़्यादा दिन लगा रहे हो ना तो आप उसको इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि देखो, जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए, इस और नेट और इसके लिए तो मैं बता ही रही हूँ स्पेसिफिक, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो तो आपका माइंड सेट उस एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए प्रिपेयर, और वो दिमाग में फिर वही चीज़ें रहनी चाहिए आपके कि हाँ आपको ये सिलेबस है, ये आपके ये जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के वही आपके दिमाग में रहने चाहिए। और ये चीज़ें आप देखो, ये जो 4-4 5-5 दिन है ना, ये 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ोगे, 8 से 10 घंटे डेली के, तो आपको इतने दिन ही लगेंगे, 4 से 5 दिन, इतना ही सिलेबस है, ठीक है। 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो एक दिन में, तो आपको 5 से 7 दिन हो सकते हैं मैक्सिमम, जो आपको यूनिट बिल्कुल आपकी वीक है उसमें आपके 7 दिन तक जा सकती है चीज़ें एक बार सिलेबस कवर करने के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप रखोगे ना तो आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने उससे प्रिपरेशन से। तो इसलिए एक बार अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेन करो कि तेरे को 5 दिन में करना है ये सिलेबस, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग करो। फिर जो चीज़ें रह जाए उनको रिवीजन के टाइम पे करना, ठीक है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो किसी से भी, तो वो तो आपको वैसे ही अपना टाइम टेबल बना के देंगे, वो जिस हिसाब से यूनिट्स करवा रहे हैं आपको वैसे ही करनी पड़ेगी, और उनका तो वैसे ही 3-4 मंथ का तो मिनिमम होता है किसी भी कोचिंग का, ठीक है। तो वैसे होती है चीज़ें। दूसरा, अब जो हमारे क्वेश्चंस थे इसमें डील करने के सबसे ज़्यादा, वो यही था कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो, अब मैंने आपको सिलेबस बता दिया कि किन बुक्स में से आपको करना है, ठीक है। अब अगर आपके पास अवेलेबल हैं ये सारी बुक्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल हैं तो आप खुद से तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल नहीं है तो अब आप ये सोचोगे कि मैम हम कहाँ से करें, फिर अगर हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल ये बुक, हम कहाँ से लेके आएँ। देखो, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, और दूसरा आप 8 से 10 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, आपकी ये हैबिट नहीं है पढ़ने की इतनी ज़्यादा, तो आपको कोचिंग ही लेनी चाहिए, ठीक है। तब आपका कोचिंग लेने में कोई भी बुराई नहीं है कोचिंग। लेकिन एक चीज़ आपको कोचिंग के टाइम पे ध्यान रखनी है, क्योंकि जो देखो ये कोचिंग में जो आपको करवाते हैं सिलेबस, और आप उनके अकॉर्डिंग सिर्फ उतना ही करते हो जितना वो करवा रहे हैं, तो आपका नेट तो हो जाएगा इजीली। और यही चीज़ होती है मैक्सिमम बच्चों के साथ, वो कोचिंग लेते हैं, उनका नेट हो जाता है इजीली, पर उनका जेआरएफ नहीं हो पाता है जब तक वो खुद से नहीं पढ़ते। खुद से आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जितना आपको करवाया जा रहा है सिलेबस कोचिंग्स में, किसी भी कोचिंग पे लगा लो आप, मैं कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं बता रही हूँ, सबकी बता रही हूँ, कोई भी आपको जेआरएफ तक का नहीं करवाएगा। जेआरएफ तक पहुँचना इतना ईजी नहीं है, इतना भी इजी नहीं है जेआरएफ तक पहुंचना, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप खुद से, ये जो मैंने बताया है ना कि आपको इतने घंटे आप कर रहे हो, आप अच्छे से अपना सिलेबस कर रहे हो कंप्लीट, आप अच्छे से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं आपको बात बताना सबसे पहले ही भूल गई, ये नोट्स बनाना। नोट्स तो जो बिल्कुल मस्ट है। अगर किसी भी, आप खुद से देखना कि कोई भी एग्जाम होता है, जब यूपीएससी ही होता है आजकल, बहुत सोशल मीडिया पे इनकी रील्स वगैरह सब कुछ चलती होगी ना यूपीएससी की, टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी थी, ये थी वो थी, तो सारे चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता। जेआरएफ तो हो नहीं सकता, नेट हो जाएगा बेसिक से। अगर आपने कोचिंग ली है, खुद के नोट्स नहीं बनाए, उनकी बुक्स में से पढ़ा है, तो आपका नेट हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि आपको जो है प्रिपरेशन उस लेवल की करनी है, आपको रिवीजन करना है चीज़ों का। रिवीजन बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, इतना वाइड सिलेबस है, और आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती। किसी की कोई यूनिट वीक होती है, किसी की कुछ होती है, तो सबका ऐसा होता है। तो किसी को बिल्कुल जो ये है कि किसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का है, तो वो बेशक से ना बनाए तो उनका काम चल जाता होगा, लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक नॉर्मल स्टूडेंट, उसका जो काम है वो नोट्स के बिना नहीं चलेगा, और खुद से बनाने हैं अपने नोट्स।
ये नहीं कि मैंने इसके नोट्स ले लिए, इसके ले लिए, उसमें से पढ़ लिया, उन्होंने नोट्स ही तो बना रखे हैं, कंसाइज करके ही तो दे रखा है, फिर मेरे को लिखने की क्या ज़रूरत है। वो चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको अपनी लैंग्वेज में, आप जिसको बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर सको। देखो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आपको मैक्सिमम 4 दिन या फिर यही लगा के चलो 2 दिन में आप जिनको रिवाइज कर सको। आपने एक नोटबुक बनाई है, आप उसमें अपने सारा सिलेबस के बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बना लिए, या डिटेल में आपको जैसी भी चीज़ें जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती वो आपको नोट्स में लिखनी है। सीधी सी बात यही होती है कि जो चीज़ें आप पढ़ के याद नहीं रहती वो आपको नोट्स में लिखनी है। अब वो डिटेल में भी हो सकती है, किसी को डिटेल याद नहीं रहती, किसी को पॉइंट्स याद नहीं रहते तो वो पॉइंट्स लिखते हैं, किसी को डिटेल भी अगर याद नहीं रहती किसी चीज़ की तो वो वैसे डिटेल लिखते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का कि वो नोट्स में क्या लिख रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है। और वही बात है कि चीज़ें आपको वही लिखनी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और याद अगर आपको पूरा ही सिलेबस अच्छे से रखना है तो आप पूरे सिलेबस के अच्छे से नोट्स बनाओ, बिल्कुल साफ साफ क्लियर, कि आपको खुद को ही वो अब आगे पढ़ो तो आपको ये ना हो कि मैंने ये क्या लिख दिया था, ये क्या था। वो सारी चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो ये नोट्स बनाओगे आप, चाहे आप कोचिंग ले रहे हो तब भी बनाओगे, चाहे कोचिंग नहीं ले रहे हो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी बनाओगे, ठीक है। तो उससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होगी। सिलेबस आपको करना है कवर, ठीक है। और ये चीज़ एक डाउट होता है कि क्या इतना सफिशिएंट है, क्या इन बुक्स में से पढ़ना सफिशिएंट है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों का यही डाउट होता है कि क्या ये सफिशिएंट है। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सफिशिएंट कुछ नहीं होता। सफिशिएंट बुक्स नहीं होती कभी भी, ठीक है। सफिशिएंट आपके कोई नोट्स नहीं होते, सफिशिएंट आपकी कोई कोचिंग नहीं होती, ठीक है। कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, क्योंकि सेम चीज़ें सारे बच्चों ने करी हैं, ठीक है। सफिशिएंट इसलिए कुछ नहीं होता। सफिशिएंट होता है एक बार आपका कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है। वो सिलेबस कंप्लीट करना एक बार आपके लिए ज़रूरी है। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, चाहे आपको वो कितनी भी बुक्स पढ़नी पड़े उस सिलेबस को कवर करने के लिए, कितने भी नोट्स पढ़ने पड़े, कितनी भी कोचिंग लेनी पड़े, चाहे किसी भी तरीके किसी भी मेथड से आप करो, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, ये ज़रूरी है। ये सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका एटलीस्ट, ये चीज़ सफिशिएंट है एक बार के लिए। उसके बाद आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, आपके पास टाइम है, उतना ज़्यादा रिवीजन करो, उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा सोर्सेज का यूज करो, ठीक है। उतने ज़्यादा और यूट्यूबर्स को एक्सप्लोर करो, जो भी हैं आपको इनकी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हो, उतने ज़्यादा को एक्सप्लोर करो। और वैसे कोचिंग की अगर आप देखो, एक चीज़ और है कि आपको अगर आप कोचिंग लेते हो तो आपको सारा मटेरियल जो सारा सिलेबस में पॉइंट्स गिवन है वो आपको वो दे देंगे अपने नोट्स में, ठीक है। तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, थोड़ा जल्दी अगर आपको जैसे 2 मंथ्स में आपको प्रिपरेशन करनी है तो वो आपका टाइम बच जाएगा। आपको अलग अलग सोर्सेज से ढूंढ के आपका सिलेबस इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है वो कोचिंग वाले अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। ये चीज़ का आपको फ़ायदा रहता है, ठीक है। दूसरा, लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं मैं खुद से करना चाहता हूँ, मेरे को वो चीज़ें याद रहनी चाहिए, तो आपको सेल्फ स्टडी से भी ये चीज़ कर सकते हो। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल है, अगर आप लाइब्रेरी में हो, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको ये बुक्स अवेलेबल हैं, या आपकी बीकॉम एमकॉम की बुक्स हैं सफिशिएंट, तो वो भी आप ले सकते हो, उनसे कर सकते हो। या किसी कोचिंग की आपको अगर सिर्फ नोट्स मिल रहे तो वो नोट्स लेके भी आप कर सकते हो। पर अगर आप ये चीज़ें आप तब कर सकते हो जब आपने एमकॉम अभी रिसेंटली करी हो अपनी, या आप अपनी एमकॉम कर रहे हो, तो आपको अपने इन बुक्स से आप कर सकते हो। पर अगर आपने बीच में गैप हो गया है थोड़ा सा, एमकॉम करके आपके 1-2 साल हो चुके हैं, तो आप थोड़ा सा वो गैप है ना, वो आपको चीज़ें उस गैप को कवर करने के लिए आपको चाहिए, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो किसी टीचर से, या फिर आप कोचिंग से पढ़ो, वो चाहिए आपको, ठीक है, उस टाइम पे। क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी हमारे माइंड में नहीं रहती, वो कॉमर्स का जो चीज़ है, वो कॉमर्स वाला माइंड सेट है जो, वो आपको डेवलप करना, ठीक है। तो वो कॉमर्स वाला माइंड सेट तो है, वो बिल्कुल मस्ट है आपको डेवलप करना। तो ये तो था कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कोचिंग नेसेसरी है या नहीं है। और अगर आपका देखो वो जो ये माइंडसेट डेवलप करना कि एक जेआरएफ के लिए आपको माइंडसेट डेवलप करना है, ये आपका उस टाइम पे ज़रूरी है जब आपको ये लगता है कि आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है, पर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता अच्छे से। आपने सिलेबस सारा कर लिया, आपने रिवीजन भी किया था, आपके टेस्ट में जो आप लगा के देख रहे थे मॉक टेस्ट वगैरह, उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर रहे थे, तो आपको पर फिर भी एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, ये एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं बचता। तो वो सारी चीज़ें क्यों होती है, वो सारी चीज़ें इसी वजह से होती है। अगर आपका देखो माइंड सेट अगर आपका डेवलप हो गया ना, माइंड सेट का
इससे मेरा ये है कि आप जब भी खाली भी बैठे हो ना, आपको इतना माइंड सेट डेवलप करना। देखो 8 से 10 घंटे आप एक चीज़ को बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, तो आपके दिमाग में जब आप खाली भी बैठ रहे होगे ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे भी वही चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, ठीक है। और वही चीज़ें फिर आपके एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होगे ना उस पीसी के आगे, तो वो चीज़ें तब भी आपके माइंड में होंगी। और फिर जो आंसर, देखो एमसीक्यूज ही तो हैं, और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आपके सारे आंसर वहीं पे गिवन होते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ें होती तो आंसर वहीं पे गिवन होते हैं। अगर आप थोड़ा सा उनको ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको उनका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। मैं खुद जब मैंने प्रिपरेशन की थी, मैंने पूरा 100% सिलेबस भी नहीं हो पाया था मेरा, क्योंकि सेल्फ स्टडी की थी, तो वो सारा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होते वो सारे सिलेबस के मेंशन जो टॉपिक्स हैं, वो कुछ एक तो छूट जाते हैं। मान लो 80% ही किया था मैंने, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो 80% में से जो वो 20% छूट गया था ना, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हम बिल्कुल अच्छे ध्यान से जब उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उनके अंदर ही आंसर हमें मिल जाता है। बस वो थोड़ी सी आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है उस टाइम पे आपको, ठीक है। थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि इसने क्या पूछ रखा है, क्या बात बोल रखी है, और इसका ये, क्योंकि देखो बेस्ट आंसर देना होता है इसमें। ये होता है ना कि बेस्ट आउट ऑफ दोज 4, मतलब ये नहीं है कि एक ही मिलेगा, सारे उसके आंसर्स आपको लगेंगे कि हाँ सारे सही हैं, ये आंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है, वही चीज़ तो आइडेंटिफाई करनी है ना सिर्फ। तो वो आपका माइंडसेट वैसा डेवलप होगा उस टाइम पे एग्जाम हॉल में बैठे होगे, तब तक आपका डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि 2 महीने से आप उसी तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो आपका वो डेवलप हो जाएगा। तो आप वो फिर आपका जो एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम नहीं बच रहा है या ये चीज़ हो रही है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो मैंने अब आपको पॉइंट्स बताए हैं कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, रिवीजन आपका बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन आपका नोट्स के थ्रू ही होगा, ठीक है। आपको अगर फिर भी आप ये चीज़ है कि आप सिलेबस भी कर लेते हो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वैसे मॉक टेस्ट सबके लिए ही ज़रूरी होता है। कुछ ये है कि 2-3 मॉक टेस्ट में उनका काम चल जाता है, रिवीजन के टाइम पे वो करके देखते तो उनको लगता है कि हाँ उनका हो रहा है चीज़ें। जैसे आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने चाहिए बेसिकली, तो 100 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए टोटल, फर्स्ट और सेकंड दोनों के मिला के। अब अगर आपके 100 क्वेश्चन जा रहे हैं, 100 से ऊपर ही जा रहे हैं, आपने 2-3 टेस्ट लगा के देखें, तो आपका हो जाएगा, इजीली उतने में काम चल जाएगा। लेकिन कुछ सबका देखो, सबका सेम नहीं होता चीज़ें काम करने का तरीका, तो उनको टेस्ट सीरीज भी ज़रूरी है लगानी, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज जितना आपके पास टाइम बच जाए रिवीजन का, उसमें आप टेस्ट सीरीज लगाओ, रिवाइज करो, फिर टेस्ट एक मॉक टेस्ट दे के देखो, फिर रिवाइज करो चीज़ों को, तो वैसे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये चीज़ जब आपके माइंड में डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि क्या ये बुक सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, आपको ये चीज़ अब पता चल गया होगा कि आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है। ये जो मैंने ये टाइम टेबल आपको बस ये एग्जांपल के लिए बताया था कि इसमें आपको 4 दिन, जैसे इसमें ऐसे कुछ दिन लगाओगे, तो देखो ये 4-4, 5-5 दिन, ये मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें भी आपका 54 डेज में सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको और सिलेबस एक बार कंप्लीट होने के बाद आपको उसको रिवाइज करना है, ठीक है। 2 दिन एटलीस्ट, जैसे सेकंड पेपर का आपने सिलेबस एक बार कवर कर लिया, तो फर्स्ट पेपर तक जाने से पहले आपको रिवाइज करना है 2 दिन वो सिलेबस, उसके बाद आपको फर्स्ट पेपर पे जाना है। फर्स्ट पेपर के लिए आपकी सिर्फ एक ही बुक सफिशिएंट है, KVS मदान की जो बुक आती है, वो आप फर्स्ट पेपर वहाँ से कर सकते हो। अगर आपने कोचिंग ली है, कहीं से कोचिंग ले रहे हो, तो उनके भी नोट्स होंगे, तो वो वहाँ से कर सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि सारे ही इससे बनाते हैं, KVS मदान से। आप मैक्सिमम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई नोट्स उठा के देखोगे, वो KVS मदान से ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसके अलावा इसमें चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही है, टीचिंग की, हायर एजुकेशन की, पीपल एंड डेवलपमेंट की, या किसी भी और सब्जेक्ट की रिसर्च की इनके, और ये लॉजिकल रीजनिंग स्पेसिफिकली, तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको अलग अलग, क्योंकि देखो इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो नेट और JRF की वीडियोस डालते हैं, तो आपको वहाँ से लगभग सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, किसी से एक मिलेगी, किसी दूसरे से अलग मिलेगी, तो ऐसे करके आप कर सकते हो इजीली। और इसके लिए भी हमने जो है ये फर्स्ट पेपर की भी आपको यूनिट वाइज कैसे स्टेप वाइज स्टेप और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, वो हमने इस वीडियो में बताया है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी आप मस्ट सुनना है आपको। और यही मॉक टेस्ट फर्स्ट पेपर के लिए आपको UGC नेट की वेबसाइट पर मिलेगा, ये भी अटेम्प्ट करके देखना है। और जब ये सिलेबस आपका कवर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए, तब आपको ये मॉक टेस्ट दोबारा से भी करके देखना है कि अब आपके कितने ठीक हो रहे हैं, दोनों का ही, फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी, ठीक है। ये आपकी जो सिलेबस है ये है, टीचिंग की यूनिट है, एक ICT की और एक कम्युनिकेशन की, दोनों की अलग अलग है।
लेकिन ये सिमिलर है, तो आप इनको अगर साथ में करोगे ना, देखो इनके ऐसे क्वेश्चन आते हैं टीचिंग आईसीटी और हायर एजुकेशन के, कि आप इन मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि ये टीचिंग का था या हायर एजुकेशन का था या ये कम्युनिकेशन का था, क्योंकि वो मिक्सअप से क्वेश्चन आते हैं ऐसे करके। तो इनको साथ में पढ़ोगे ना सीक्वेंस में, वैसे तो सीक्वेंस सिलेबस में तो कोई और गिवन होगी, लेकिन आप इनको इसी सीक्वेंस में करोगे ना तो आपके अच्छे से हो जाएंगे। एक रिसर्च को भी इनके साथ ही रखना, रिसर्च में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। रिसर्च आपका सेकंड पेपर में भी था स्टैट के साथ, ये थोड़ा सा बस इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं, बाकी लगभग सेम वही है रिसर्च का, ठीक है। वो आपकी बस वो डिडक्शन रीजनिंग वाली चीज़ें वो सारी आपकी इसमें भी आ जाएंगी, लॉजिकल रीजनिंग में भी, ठीक है। अगर आपको इनमें से ये लगे कि आपको ये हो कि हमें भी पूरा 100% ही करना चाहिए, सारी यूनिट्स करनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखो आपको 100 क्वेश्चन ठीक करने जरूरी हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में भी हो ना, जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 100 क्वेश्चन ठीक करोगे ना तो आपका हो जाएगा, लगभग जेआरएफ हो जाएगा आपका। तो इसलिए देखो अब 100 करने हैं तो 50 आप छोड़ सकते हो, इसका मतलब तो 50 छोड़ सकते हो। तो यानी कि आप अगर अपना 80% भी सिलेबस कर लोगे ना कवर बिल्कुल अच्छे से, 80 को आपको बहुत अच्छे से करना है, तो आप कर सकते हो, एक आधी यूनिट छोड़ सकते हो। जैसे ये लॉजिकल रीजनिंग मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता था ये उस टाइम पे, ठीक है, तो मैंने ये छोड़ दिया था, तो फिर भी हो गया था चीज़ें। तो आप भी ऐसे कोई भी यूनिट जो आपको बिल्कुल नहीं आ रही है समझ, तो उसको छोड़ सकते हो। उसके साथ टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बाकी की यूनिट्स करो। ऐसे ही फर्स्ट पेपर में, ऐसे ही सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर की भी आप कोई भी यूनिट छोड़ सकते हो, कंप्लीट भी छोड़ सकते हो किसी यूनिट को। ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से 10 12 20 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, वे छूटेंगे, और वो भी ज़रूरी नहीं है छूट जाए, क्या पता उनमें से भी कुछ एक आपका अटैम्प्ट हो जाए। लेकिन बाकी तो चीज़ें बहुत अच्छे से करोगे ना आप, तो वो तब हो जाएंगी आपकी कवर, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। उसके बाद आपको देखो रिवीजन भी करना है, सॉरी कुछ चीज़ें और रहेगी। देखो ये सारा सिलेबस हो गया, इसका भी रिवीजन कर लिया आपने 2 दिन। फिर ये सारे जो टोटल आपके सिलेबस था उसको ये 2 दिन नहीं तो ये कम से कम 5 दिन में आपको रिवाइज करने अपने सारे के सारे नोट्स, ठीक है। सेम मॉक टेस्ट फिर से अटैम्प्ट करने, वो मैंने बताया था वो पहले ऊपर ही, ठीक है। पूरे सिलेबस को रिवाइज करते जाना है, मॉक टेस्ट सोल्व करना है, फिर से रिवाइज करना है। और रिवाइज देखो कैसे किया करो, मैं रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स खोल लो, वीडियो खोल लो। अगर आपने कोचिंग ली है तो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों की वीडियो खोल लो, या फिर वैसे यूट्यूब पे वही टॉपिक सर्च करो और उसकी उन वीडियोज़ को सुनो। फिर देखो कि आपने नोट्स में ये सारी चीज़ें हाँ लिखी थी, आपको वो सारी चीज़ें आ रही है। साथ के साथ क्रॉस चेक भी होता रहेगा ना, और वो साथ के साथ रिविजन होगा और आप बोर भी नहीं होगे, ठीक है। वो चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। और फिर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता तब तक करते रहो। ये आपका जो मैंने बताया ना ये टाइम टेबल, इसके अकॉर्डिंग भी आपका है ना 2.5-3 महीने में आपका सिलेबस हो जाएगा पूरा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी 2.5-3 महीने में इसके अकॉर्डिंग भी। पर आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि मैं 2 दिन में ये कर सकता हूँ या मैं ये 5 दिन में कर सकता हूँ ये यूनिट, तो वो उसके अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। आपको हमारे चैनल पे भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी। कंप्लीट सिलेबस देखो नहीं मिलेगा आपको कॉमर्स का, क्योंकि हम इसके ऊपर कोई बैच हमने नहीं निकाल रखा है, लेकिन बहुत सारी आपको यूनिट्स मिल जाएंगी। जैसे फाइनेंस का कंप्लीट करवा रखा है तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और भी बहुत सारी जो अकाउंट की बहुत सारी यूनिट्स आपको करवा रखी हैं वो मिल जाएंगी। और सीईटी का तो हमने पूरा बैच करवाया था, जिन बच्चों ने सीईटी की तैयारी करी होगी तो उनको पता होगा, उसमें से भी बहुत सारा आपका सिलेबस हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए है वो सिलेबस, लेकिन नेट के लिए आपको थोड़ा सा और डीप में, थोड़ा और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा और एनालिटिकल वे में समझना जरूरी है चीज़ों को, थोड़ा ज़्यादा डीप में समझना जरूरी है, तो वो उनको वैसे तैयारी करनी जरूरी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेआरएफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।